Hello everyone, good afternoon. This is Mamta Verma and I welcome all of you at my class that is literary exam. So we were continuously doing the series of literary theory. In which we have completed theory and we were in last class we did the post-textualism in which we did Michel Foucault and Jacques Derrida. ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने जैक्स डेरिडा को डिटेल में पढ़ा था जिसके कॉन्सेप्ट और उसके वर्क को क्लियर किया था। तो पोस्ट टेक्चुअलिज्म में मेनली 4 मेन क्रिटिक आते हैं जिनके वर्क से क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में। तो मिशेल फुको और जैक्स डेरिडा को हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो बचते हैं दो मेनली क्रिटिक बचते हैं, वो है पॉल डिमन और जेएस मिलर। इनका ज्यादा वर्क नहीं है, एक एक दो दो वर्क है, उन्होंने सिंगल सिंगल कॉन्सेप्ट दे रखा है जो पोस्ट टेक्चुअलिज्म से रिलेटेड है। सो पॉल डिमन है एक जिसका वर्क है द रिटोरिक ऑफ रोमांटिसिज्म, ठीक है। सेकंड है ब्लाइंडनेस एंड इनसाइट, ब्लाइंडनेस एंड इनसाइट, इसका सबटाइटल है एसे इन द रिटोरिक ऑफ कंटेम्परेरी क्रिटिसिज्म, ठीक है। और ये पब्लिश हुआ था 1971 में, ठीक है। तो ब्लाइंडनेस एंड इनसाइट है, इसका सबटाइटल है एसे इन द रिटोरिक ऑफ कंटेम्परेरी क्रिटिसिज्म। तो पॉल डिमन के मेनली ये दो ही वर्क है जिसके टाइटल आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। पब्लिकेशन याद हो ना हो जरूरी नहीं है क्योंकि हर बुक्स की पब्लिकेशन नहीं पूछी जाती, पूरे ही पेपर में मुश्किल से 2-3 पब्लिकेशन आती है। तो पब्लिकेशन पे इतना फोकस करने के बजाय इनके बुक्स के टाइटल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखने, ठीक है। तो पॉल डिमन है, इन्होंने एक ही कॉन्सेप्ट दिया है, वो है ट्रोप्स, ठीक है। इनका एक कॉन्सेप्ट है ट्रोप्स और इन्होंने फिगर ऑफ स्पीच जो होते हैं, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच, इनको ट्रोप्स बोला है। फिगर ऑफ स्पीच जो होते हैं जैसे मेटाफोर हो गया, सिंबली हो गई, ठीक है, क्या लिटरेरी डिवाइसेस और जितने भी मेटाफोर या सिंबल्स होते हैं इनको इन्होंने ट्रोप्स बोला है। सो पॉल डिमन कहते हैं कि जब भी किसी टेक्स्ट को हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनमें हम पाते हैं कि बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच यूज किए होते हैं राइटर के द्वारा। तो एक जो ऑथर होता है वो फिगर ऑफ स्पीच है वो किसी टेक्स्ट में यूज क्यों करता है, ताकि वो जो कहने जा रहा है, ठीक है, वो सिंपल डायरेक्ट मतलब अपर लेवल पे किसी टेक्स्ट का मीनिंग ना हो के उसका डीप लेवल पे देता है वो, ठीक है। मतलब वो सिंबॉलिक वे में अपना मीनिंग बताना चाह रहा है टेक्स्ट में। जब हम किसी टेक्स्ट को मतलब पढ़कर इजीली उसका मीनिंग निकाल लेते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि वहाँ लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है कि ऑथर ने बहुत ही डायरेक्ट वे में मीनिंग को क्लियर किया है, ठीक है। लेकिन जब हम किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं और फिर भी उसका मीनिंग हम निकाल नहीं पाते, इसका मतलब ये है कि उसका मीनिंग अपर लेवल पे न देके सिंबॉलिक वे में बहुत ही डीप लेवल पे ऑथर के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो जो फिगर ऑफ स्पीच है, ट्रोप्स है, मतलब वो ऑथर यूज इसलिए करता है बिकॉज ही वांट टू से समथिंग एल्स एंड मीन समथिंग एल्स, ठीक है। उसके कहने का जो मतलब होता है वो अलग होता है और उसका टेक्स्ट में जो दे रखा है वो अलग होता है, ठीक है। तो फिगर ऑफ स्पीच लाइक हो गया, सिंपली मेटाफोर हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, ठीक है। तो टेक्स्ट को हम जब पढ़ते हैं तो ये सब जो ऑथर यूज करता है वो टेक्स्ट को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए करता है ताकि हम उस टेक्स्ट को डीप लेवल पे जाके पढ़े, उनकी वर्डिंग की पहचान करें, ठीक है, तभी हम किसी टेक्स्ट से मीनिंग निकाल पाते हैं। तो ये होता है ट्रोप्स। ट्रोप्स इन्होंने सिंपली फिगर ऑफ स्पीच को ही ट्रोप्स बोला है। तो पॉल डिमन ने सिर्फ यही एक कॉन्सेप्ट दिया है, ट्रोप्स। उसके बाद जेएस मिलर आता है। उसके बाद नेक्स्ट है जो लास्ट बचा हुआ है वो है जेएस मिलर। जेएस मिलर, ठीक है। तो इनका एक ही वर्क है द क्रिटिक एज ए होस्ट,
द क्रिटिक एज ए होस्ट, ठीक है। ये वर्क है इनका, जिन्होंने इस वर्क को रिस्पॉन्स में लिखा था, जो एम.एच. अब्राहम है, एम.एच. अब्राहम्स है, ठीक है। ये जो ऑथर है, इसका एक वर्क है द डीकंस्ट्रक्टिव एंजल, द डीकंस्ट्रक्टिव एंजल, ANGEL है इसकी स्पेल भरी, और यहाँ डाल देना, ठीक है, एंजल, ठीक है। ये वर्क है इसका। तो इन्होंने जो द क्रिटिक्स है, जो होस्ट है, वो एम.एच. अब्राहम का जो ये वर्क है ना, द डीकंस्ट्रक्टिव एंजल, इसके रिस्पॉन्स में लिखा है इन्होंने, ये वर्क इसके रिस्पॉन्स में लिखा है, ठीक है। तो क्या है ये वर्क, जे.एच. अब्राहम है, इसका जो क्रिटिक्स है, जो होस्ट है, होस्ट इसने इस बुक में इसने एक कॉन्सेप्ट दिया है, होस्ट एंड पैरासाइट। होस्ट एंड पैरासाइट, ये कॉन्सेप्ट दिया है एम.एच. अब्राहम, जे.एस. मिलर ने इस बुक में, ठीक है। तो होस्ट कौन होता है और पैरासाइट कौन है? तो जे.एस. मिलर कहता है कि जब हम कभी कोई भी टेक्स्ट पढ़ते हैं, कोई भी बुक पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि अदर बुक से बहुत सारे रेफरेंस देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब जो जॉन मिल्टन की बुक है, मोस्ट एपिक पोएम है पैराडाइज लॉस्ट, जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसमें से बहुत सारे ऐसे कोटेशन और रेफरेंसेस, पैराग्राफ यूज किए गए हैं जो बाइबल से लिए गए हैं, ठीक है, या जो क्लासिकल राइटर से लिए गए हैं बहुत सारे। तो वो पैराग्राफ या रेफरेंसेस ऑथर है, वो अपने करंट वर्क जो लिख रहा होता है उसमें यूज करता है। वो एग्जाम्पल देना चाहता है या कोटेशन जो इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है, वो उसको अपने वर्क में डाल देता है ताकि लोगों को उसका टेक्स्ट अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो ये जितने भी रेफरेंसेस होते हैं, कोटेशन होते हैं अदर वर्क की, ठीक है, जो हम अपने करंट वर्क जो लिख रहे हैं उसमें डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये बोला है कि जो रेफरेंसेस को उन्होंने होस्ट बोला है, ठीक है। जो रेफरेंसेस हम अपनी बुक्स में डाल रहे हैं किसी दूसरी बुक से, रेफरेंस या कोटेशन, ठीक है, कोटेशन या रेफरेंस जो हम दूसरी बुक का लेते हैं अपनी बुक को लिखते टाइम, ठीक है, तो उसको इसने बोला है होस्ट। और पैरासाइट वो होता है जो करंट में हम जिस बुक पे वर्क कर रहे होते हैं या जिस बुक को हम रीड कर रहे होते हैं ना, वो होता है पैरासाइट, ठीक है। तो क्यों यूज करते हैं रेफरेंसेस? क्योंकि ताकि वो अच्छे से एक्सप्लेन करे जो भी कुछ जो ऑथर कहना चाहता है, ठीक है, वो उसको रीडर को अच्छे से समझ में आए। तो एज वो एग्जाम्पल के तौर पे जब उसको किसी भी बुक की कोटेशन अच्छी लगती है या कोई स्पेशल पैराग्राफ अच्छा लगता है, तो एज इट इज वो उसको उठा के अपने वर्क में यूज कर लेता है। तो ठीक है, उसको उसने होस्ट बोला है। जो करंट में जो बुक लिख रहा होता है वो पैरासाइट होता है। तो यही था जे.एस. मिलर का, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इसका एक ही वर्क है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मैच द फॉलोइंग में ये वर्क पूछे जा चुके हैं, तो इनका ज्यादा नहीं है, 2-2, 3-3 वर्क है थ्योरी में, ज्यादा वर्क तो आते ही नहीं है, क्योंकि ज्यादा वर्क तो हम ब्रिटिश हिस्ट्री में पढ़ते हैं, एक उत्तर के बहुत सारे 10-10 किसी के 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उनको पढ़ना तो में भी थोड़ा डिफिकल्ट हो। लेकिन ये थ्योरी है, इसमें ज्यादा वर्क नहीं होते। और थ्योरी क्या होता है कि आजकल एग्जाम में चाहे आप नेट का लो, गेट का ले लो, एंट्रेंस ले लो पीएचडी का, या किसी सेट देख लो, उसमें आजकल लिटरेरी थ्योरी है वो, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है अदर जो यूनिट होती है उससे। और ये आजकल इनके वर्क से या इनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो इतने क्वेश्चन आने लगे हैं। आप पीवाईक्यूज उठा के देखिए पीछे के, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। नियर बाई 15, कभी 15 भी मिल जाते हैं, या उससे ज्यादा या उससे कम, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा पूछने लगे हैं। और लिटरेरी थ्योरी है वो नॉर्मली जब हमने भी जब नेट की प्रिपरेशन हम कर रहे थे, तो उस टाइम में हमें भी एक बार में समझ में नहीं आती थी लिटरेरी थ्योरी। हम बहुत सारे बुक्स से, डिफरेंट बुक्स से पढ़ते थे, जो हमारा जो टीचर हमें पढ़ाते थे वहां से भी पढ़ते थे, या विकिपीडिया की हेल्प लेते थे। तो बहुत सारी जगह से हम पढ़ते थे, थोड़ा समझ में आता था। और अब जाके धीरे धीरे जब हम कंटिन्यूसली पढ़े तब जाके इसको प्रॉपर समझ पाए, ठीक। तो लिटरेरी थ्योरी में पोस्ट टेक्सचुअलिज्म जो है वो आज हमारा कंप्लीट
कंप्लीट हो गया है यही। पोस्ट एक्चुअलिज्म में मैंने बताया जैसे कि यहाँ पर मेनली 4 क्रिटिक थे, मिशेल फुको, जैक्स डेरिडा और पॉल डीमन और लास्ट था ये जे.एस. मिलर। ठीक है, तो जो मिशेल फुको और जैक्स डेरिडा है वो जो हम कह सकते हैं कि बड़े क्रिटिक में आते हैं पोस्ट एक्चुअलिज्म में, और पोस्ट एक्चुअलिज्म पूरा ही उन्होंने कवर कर रखा है, तो उनको ध्यान से पढ़ना है आपको। ठीक है, अच्छा कमेंट करके जरूर बताना भाई वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो आगे मैं कुछ और इम्प्रूवमेंट करूँ या कुछ टीचिंग मेथड में कुछ चेंजेस आपको ना पसंद आए तो कमेंट जरूर करना। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम पोस्ट मॉडर्निज्म जो थ्योरी है उसको करेंगे।